हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम अभी यूपी टीलेट सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, हमने कहा था कि हम अब एक एक करके सारे यूपी टीलेट सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स को जो है आपके साथ शेयर करेंगे और हर एक सब्जेक्ट को जो है क्लियर करा जाएगा, समझाया जाएगा, पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो हमने कल जो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का जो सिलेबस है वो क्लास 1 में शेयर करा था। हमने कहा था ये पहले हम इस पेपर को जो है पूरा समझेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो है सेकेंड पेपर पे आएंगे। तो यहाँ पर हमने जो क्लास 1 था उसमें हमने सिलेबस देखा था, तो आज हम अब क्लास 2 में जो भी हमारे टॉपिक्स उसके अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत हैं उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की क्लास में हम शिक्षा के बारे में समझेंगे, उसके अर्थ के बारे में समझेंगे, उसके जो संकुचित अर्थ है, जो व्यापक अर्थ है उसको समझेंगे, प्राचीन दृष्टिकोण में क्या अर्थ था उसका, आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अर्थ है। ये सारे टॉपिक हम आज की इस क्लास 2 में शेयर करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा इस क्लास का वो रहेगा शिक्षा की संकल्पना। यानी हम पहले शिक्षा के नॉर्मल मतलब सामान्य अर्थ को समझते हैं कि शिक्षा का क्या मतलब होता है। तो देखिए, शिक्षा का सामान्य अर्थ होता है सीखना और सिखाना। क्योंकि शिक्षा अगर ली जा रही है, जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चले तो क्लास में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापक जो पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, शिक्षा ही तो हम ग्रहण कर रहे हैं। तो शिक्षा के अंतर्गत दोनों चीज़ें आ जाती हैं, सिखाना भी आ जाता है और सीखना भी आ जाता है। तो सीखना और सिखाना, शिक्षा का समान अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा हम जो शिक्षा है उसको ये कहते हैं कि जब हम किसी भी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा कहा जाता है। मतलब जो भी ज्ञान अगर हम सीख रहे हैं, कोई भी ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं तो उसी को हम लोग शिक्षा कहेंगे। ठीक है। अगला है, अच्छा, शिक्षा जो विद्या है या जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो हम कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो आप शिक्षा जो है घर परिवार से में रहकर भी करते हैं, पास पड़ोस के द्वारा भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्यालय में जाकर भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, समाज के द्वारा भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इन सभी जगहों से, मतलब इत्यादि जगहों से हम जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी शिक्षा ग्रहण करने का कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होता है, हम कभी भी कहीं भी किसी भी माध्यम से जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब जो शिक्षा है तो ऐसा नहीं कि अगर हमने क्लास 1 में पढ़ाई कर ली तो अब बस हमारा पढ़ाई हो गया, हम आगे जाएंगे और भी कक्षाएं में जाके जो है सीखेंगे नई नई चीज़ें। इसके अलावा अगर हम विद्यालय जीवन को छोड़ दें तो लाइफ में भी अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ अगर आप करते जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके द्वारा आप कुछ सीख रहे हैं। तो शिक्षा जो है हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब तक आप मर नहीं जाते, आप हमेशा नई नई चीज़ें जो है सीखना चाहते हैं और सीखते भी हैं। तो वही तो शिक्षा है, जो हम ज्ञान सीखते हैं वही शिक्षा है। तो ये शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है, मतलब इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। आप हमेशा नई नई चीज़ें सीखते हैं, आप हमेशा नए नए क्षेत्रों में चीज़ें सीखते हैं। तो ये जो शिक्षा है उसकी जो किस तरह की प्रक्रिया होगी, बहुआयामी प्रक्रिया होगी। मतलब इसका जो रेंज है वो बहुत फैला हुआ है। कोई जो है स्टडी में कुछ, कोई विषय वाइज जो है कुछ चीज़ें सीख रहा है, कोई लाइफ में किस तरीके से हमें तैराकी करनी है। मतलब जैसे आप नदी में गए हैं तो आपको तैरना नहीं आता तो आप वहाँ पे सीख रहे हैं, तो तैरना एक अलग फील्ड हो गया। कोई संगीत सीख रहा है, कोई नृत्य सीख रहा है। तो जो क्षेत्र है वो कैसा है, बहुआयामी है। तो शिक्षा बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले अब शिक्षा की परिभाषाएं भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 महत्वपूर्ण शिक्षा की परिभाषाएं लिखी हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हमारा ये पेपर कंप्लीट होने के बाद जब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक किसी का कथन होगा शिक्षा के बारे में तो हम उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पे नोट करा है और काफ़ी इजी भी है, तो आराम से आप जो है तैयार कर लेंगे। तो पहली परिभाषा हमने लिखी है रूसो की। तो रूसो ने कहा कि जीवन ही क्या है, शिक्षा है। तो ये बहुत आसान परिभाषा है, एक परिभाषा तो आपको याद ही करना है, ताकि अगर मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आए कि शिक्षा की कोई परिभाषा लिखिए तो एक परिभाषा जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो कोई भी आप याद कर लीजिएगा जो एक अच्छे से आपको याद हो। दूसरा है, अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। फ्रॉबेल ने, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो कि बालक की अंतः शक्तियों को बाहर प्रकट करती है। महात्मा गांधी का इम्पोर्टेंट है जरा, क्योंकि ये 2015 में पूछा भी है, इनका कथन देके कि इनके अनुसार शिक्षा की परिभाषा बताइए।
तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के ज़्यादातर कथनों में ये आत्मा वगैरह के जो इस तरह के जो शब्द हैं वो आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ट्रिक वाइज भी तैयार रखिएगा कि जो इस तरह के जो परिभाषाएं होंगी या जो भी शिक्षा के अंतर्गत इस तरह की परिभाषाएं होगी वो किसकी होगी, महात्मा गांधी की। वैसे सबको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से पूछ दिया कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं बताइए या फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं बताइए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे हैं। जो भी आपको ईजी लगे या जो भी आपको अच्छे से समझ में आए उसको तैयार कर लीजिएगा, कुछ ट्रिक वाइज भी तैयार करने की कोशिश करिएगा। अगला है स्वामी विवेकानंद। तो शिक्षा मनुष्य के भीतर निहित शक्तियों को प्रकट करना है। और एडिशन ने क्या कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 परिभाषाएं हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्राचीन भारत में जो शिक्षा का अर्थ था, अब उसको यहाँ पे हम समझेंगे कि प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या अर्थ है। तो प्राचीन दृष्टिकोण से शिक्षा के अर्थ में हम लिखेंगे पहला, जैसे प्राचीन समय में हम लोग शिक्षा को के सबसे ज़्यादातर सुनते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि गुरुकुल में बच्चे विद्या ग्रहण करने गए, तो विद्या जो शब्द है, पहले शिक्षा के जगह पे विद्या शब्द का जो है प्रयोग प्राचीन समय में होता था। तो प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विद्या कहा जाता था। अच्छा, विद्या को अब हम लोग तोड़ के, इसके शब्द को तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। तो जो विद्या शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, विद्य धातु से हुई, और विद्य धातु में अ प्रत्यय लगाने से जो है ये बना हुआ है विद्या। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जानना। तो जानना का मतलब क्या, किसी चीज़ के बारे में जानना मतलब ज्ञान ग्रहण करना। तो इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया। ठीक है, अब शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है, यानी शिक्षा से हम क्या करते हैं, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो है नई नई चीज़ें, नए नए ज्ञान ही तो ग्रहण करता है। तो शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है। अब भारतीय संस्कृति में ध्यान दीजिएगा कि भारतीय, क्योंकि हम प्राचीन दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो जो भारतीय और प्राचीन भारत की बात हो रही है, तो भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान है, ठीक है, भारतीय संस्कृति में ज्ञान को हम लोग मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा मतलब मानते हैं। यानी प्राचीन संस्कृति में जो ज्ञान है उसको जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र जो है वो बताया गया है। और इसी के रिगार्डिंग एक यहाँ पे संस्कृत में एक जो है आप कह सकते हैं वाक्य है कि तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम, यानी ज्ञान को क्या कहा गया है, तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम, यानी मनुष्य का तीसरा नेत्र। ये हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान के, शिक्षा के बारे में जो है चीज़ें कही गई हैं, ज्ञान के बारे में कही गई हैं। तो ये हमारा हो गया प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ। बात करते हैं हम इसके शाब्दिक अर्थ की। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, यानी अब हम जो शिक्षा शब्द है हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझेंगे, नहीं इस शब्द का अर्थ हम लोग समझेंगे। तो जो शिक्षा शब्द है, तो देखिए शिक्षा शब्द जो है संस्कृत में किस शब्द से आया है, इंग्लिश में किस शब्द से आया है, उसको हम लोग अलग अलग इस शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत समझेंगे। तो संस्कृत भाषा में जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा में शिक्ष जो धातु है उसमें आ प्रत्यय लगाने से जो है शिक्षा बना हुआ है, शिक्ष प्लस आ। ठीक है, शिक्ष प्लस आ, तो हमारा क्या बनेगा, शिक्षा। तो आ प्रत्यय लगाने से बना है शिक्ष धातु में, और इसका तात्पर्य होता है सीखना और सिखाना। ठीक है, ये हमने इसका मतलब समझ लिया, क्या होता है शिक्षा का मतलब, सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, यानी शिक्षा किस तरह की प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। क्योंकि जो हमने अभी संस्कृत भाषा में जो अर्थ समझा हमने, तो उसमें हमें क्या बताया गया है, उसमें हमें यही तो बताया गया है कि जो शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शिक्षा बनता है, उसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो शिक्षा किस तरह की प्रक्रिया होगी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अच्छा, आगे अब ये सीखने सिखाने की बात हो रही है, तो आगे इसमें है कि बालक के जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो जाती है और आजीवन चलती रहती है। मतलब बच्चा धरती पे आया, यानी जन्म लिया अगर उसने, तो उसके बाद जब तक बच्चा है या जब तक वो व्यक्ति है जो कि पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो अपनी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो हमेशा नई नई चीज़ें जो है वो सीखता रहता है, शिक्षा लेता रहता है, ग्रहण करता रहता है। इसीलिए जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो आजीवन चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमने संस्कृत भाषा के जो शिक्ष धातु है उसके अंतर्गत शिक्षा शब्द को समझा। अब हम इंग्लिश में आ जाते हैं। तो देखिए इंग्लिश भाषा में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं, हमें सभी को पता है। इंग्लिश में लोग शिक्षा को क्या कहते हैं, एजुकेशन।
अब ये एजुकेशन शब्द कहाँ से आया है, अब इसको समझेंगे। तो शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। तो देखिए 3 शब्द हैं लैटिन भाषा के, इन तीनों से जो है शिक्षा जो एजुकेशन शब्द है वो आया। अब 3 शब्द क्या क्या है, तो एक तरफ मैंने शब्द लिख दिए हैं और एक तरफ मैंने उसके अर्थ लिख दिए हैं। पहला शब्द क्या है, एजुकेटम। तो एजुकेटम का मतलब होता है टू ट्रेन यानी शिक्षित करना। तो यहाँ से भी हमारा ये शिक्षा शब्द आया यानी एजुकेशन शब्द आया, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा शब्द जो है वो है एडुकेयर। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, मतलब एडुकेयर का मतलब क्या होता है, टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज। मतलब हिंदी में इसके अर्थ को समझेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एजुकेट मतलब आगे बढ़ाना, टू ब्रिंग अप बाहर निकालना, टू रेज मतलब विकसित करना। तो एडुकेयर का मतलब हम लोग इन शब्दों से, इन अर्थों से निकालते हैं। तीसरा शब्द है एडुसियर। तो एडुसियर का मतलब क्या हो जाएगा, टू लीड आउट यानी विकसित करना या निकालना। टू लीड आउट मतलब विकसित करना या निकालना। तो इन 3 शब्दों से जो है, लैटिन भाषा के इन 3 शब्दों से जो है एजुकेशन शब्द आया है। तो अतः इन तीनों को अगर हम लोग ध्यान से देखें, यानी ये जो तीनों हमारे शब्द थे, ठीक है, ये तीनों जो शब्द हमारे हैं, तो इनसे ओवरऑल क्या निकल के आया कि अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। यानी अंदर की जो हमारी अंतः शक्तियाँ हैं, अगर हम उसको बाहर निकाल लें तो बाहर की ओर विकास करना ही, अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ें तो बताई गई हैं, बाहर निकालना, विकसित करना, ये सब क्या है, यही तो है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि आंतरिक शक्तियों या गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं या जो गुण हैं, अगर हम उसको विकास करते हैं तो वो क्या है, शिक्षा है। तो इस तरीके से जो है हम शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझ पाते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हमारा आता है क्वेश्चन कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो ये हमारे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस आज के क्लास के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ को हम लोग समझेंगे। तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है उसको पहले आप समझो कि जैसे आप क्लासरूम है, ठीक है, मैंने यहाँ नीचे एक इमेज बनाया हुआ है, ठीक है, इस इमेज को समझो। तो ये इमेज जो बनाया हुआ है, मैंने बनाया क्या मतलब लगाया हुआ है, फिक्स करा हुआ है। इसमें आप देखो तो एक क्लासरूम है जिसमें कि बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और यहाँ पर टीचर खड़ी है, वो पढ़ा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक क्लासरूम का पूरा इमेज हो गया। तो हमारा जो संकुचित अर्थ होगा, संकुचित अर्थ हमारा इसी से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि संकुचित अर्थ मतलब जो विद्यालय में जब हम कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो शिक्षा हमारी वो शिक्षा जो है संकुचित शिक्षा के अंतर्गत जो है आती है। अब यहाँ पे इसको समझते हैं एक एक करके। तो संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। यानी जो हम विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी को हम लोग शिक्षा कहते हैं। संकुचित अर्थ है, ठीक है, लिमिटेड, जो शिक्षा का लिमिटेड अर्थ होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, छोटा अर्थ होता है उसकी बात कर रहे हैं, संकुचित अर्थ होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब इस प्रकार शिक्षा को एक प्रकार से औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। औपचारिक, अभी आप जब शिक्षा के प्रकार देखेंगे ना, हमारी अगली की अगली क्लास होगी, शायद 3rd क्लास होगी या 4th क्लास होगी, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने शिक्षा के प्रकार के बारे में भी पढ़ाया है। तो औपचारिक शिक्षा जो है शिक्षा के प्रकार का ही एक पार्ट है। तो औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं छोटे में समझा दे रही हूँ। वह शिक्षा जो किसी विद्यालय या मतलब महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में होके होती है, वो शिक्षा आपकी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। आप एक सिंपल भाषा में स्कूली शिक्षा को हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा को एक प्रकार से हम लोग औपचारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। अतः आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग कि शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा ही शिक्षा है। यानी शिक्षा क्या है जो संकुचित अर्थ में, कि विद्यालय हो या महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, मतलब एक तरीके से पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है कि अगर हमें इन जगहों से जो है अगर शिक्षा मिल रही है तो वो शिक्षा ही क्या होगी, हमारी शिक्षा कहलाएगी। तो इन जगहों पे यानी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा ही शिक्षा है। अब इसमें आगे देखिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे आप विद्यालय में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। विद्यालय में शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होते हैं और पाठ्यक्रम होता है जिसके अनुरूप आपको जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षण विधियाँ कुछ जो है प्रयोग की जाती हैं। शिक्षण समय होता है कि आपका क्लास का टाइमिंग इतना है।
मूल्यांकन अब वगैरह भी हो, जैसे एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने देखा होगा विद्यालय में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं विद्यालय में। तो इसमें शिक्षा देने वाला, यानी जो शिक्षा है, यानी शिक्षा के संकुचित अर्थ में देखें तो शिक्षा देने वाला शिक्षक, शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण समय, मूल्यांकन आदि सब कुछ जो है कैसा होता है, निश्चित होता है। किसमें? शिक्षा के संकुचित अर्थ में। यानी क्योंकि विद्यालय में हो रही है तो विद्यालय में तो ये सारी चीज़ें निश्चित होती है ना कि ये चीज़ें होंगी, शिक्षक होगा, शिक्षार्थी होगा, पाठ्यक्रम होगा, शिक्षण समय होगा, शिक्षण विधियाँ होंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है निश्चित होती हैं। इसमें व्यवहारिक या प्रायोगिक शिक्षा पर इतना अधिक बल नहीं दिया जाता है। जैसे आप अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कहेंगे कि प्रायोगिक कार्य तो होते हैं लेकिन वो लिमिटेड होते हैं। वो आपके जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर आप कुछ करके सीख रहे हैं अपनी इन जनरल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में, तो उस तरीके से हर एक चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे आपको किसी विषय का कोई भी टॉपिक होगा उसको आप लोग छोटी बहुत चीज़ें जो है प्रयोग करके सीखेंगे, लेकिन उतना स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ आपको सिखाई जा रही है प्रायोगिक शिक्षा के आधार पे या व्यवहारिक शिक्षा के आधार पे, ये नहीं होता है। इसीलिए इसमें जो व्यवहारिक और प्रायोगिक शिक्षा होती है उस पर इतना अधिक बल जो है नहीं दिया जाता है, मतलब कम बल दिया जाता है। इस शिक्षा का तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान से ही संबंध होता है, ठीक है। यानी पुस्तकीय ज्ञान से ही जो है हमारा ये जो शिक्षा है वो जुड़ा रहता है, क्योंकि हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो पुस्तक के इर्द गिर्द ही हमारी शिक्षा प्रणाली चलती है पूरी। अगला इसमें है कि यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है, अतः इसे पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालय शिक्षा की भी संज्ञा दी जाती है। यानी अगर आप देखें तो जिंदगी भर तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो अपने जीवन के कुछ वर्षों तक ही आप पढ़ाई करते हैं विद्यालय में रह के, इसीलिए ये जो शिक्षा होती है ये जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है, इसलिए इसे हम लोग पुस्तकीय ज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुस्तकीय ज्ञान भी कहते हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं, विद्यालयी शिक्षा भी हम लोग इसे कहते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे यहाँ पे हो जाएगा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास को करने में असफल होती है। यानी आप बालक का पूरा विकास नहीं कर सकते, क्योंकि विद्यालय में चीज़ें लिमिटेड होती हैं, आप बच्चे का हर तरीके से संपूर्ण विकास नहीं कर सकते। इसमें शारीरिक, मानसिक, बोधात्मक, मतलब हर तरीके का विकास, संवेगात्मक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सब कुछ, सारा विकास जो है बच्चे का आप केवल इस शिक्षा के संकुचित अर्थ में आप एक यानी विद्यालय में रह के आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे है कि संकुचित अर्थ में जो शिक्षा होती है वो बालक का संपूर्ण विकास करने में क्या होती है, असफल होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पे मैंने इमेज भी बनाया है, जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे निश्चित हैं। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा के व्यापक अर्थ को। तो देखिए, व्यापक अर्थ मतलब ब्रॉड रेंज में शिक्षा को अगर हम लोग समझेंगे तो क्या होगा कि शिक्षा तो हम लोग हमेशा ग्रहण करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक, यानी जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती हमेशा हम नई नई चीज़ें जो है सीखते रहते हैं। तो जन्म से लेकर हमेशा हम लोग मृत्यु तक नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, नए नया ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं, तो वही तो शिक्षा है। तो व्यापक अर्थ में जो शिक्षा होगी वो क्या होगी कि व्यापक शिक्षा का व्यापक अर्थ यह है कि शिक्षा व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। मतलब कि ये जब व्यक्ति जो है जन्म लेता है और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बीच में हमेशा वो लाइफ टाइम जो है नई नई चीज़ें, नई नई शिक्षा जो है ग्रहण करता रहता है। और व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य यही लगाया गया है कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब लगातार होती रहती है, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं रुक गया फिर उसके बाद शुरू हो गया फिर बीच में रुक गया, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा लाइफ में जब से जन्म लेते हैं जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आप हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें सीखते ही रहते हैं। अर्थात व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है, यानी बालक जन्म लिया उसके बाद जीवन पर्यंत जो है वो हमेशा शिक्षा जो है ग्रहण करता रहता है। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे है, यह एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वह सब कुछ व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी जो कुछ भी हम अपनी पूरी लाइफ में सीखते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक वो सब कुछ व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि व्यापक अर्थ में जो है शिक्षा जो है शुरू ही होती है जन्म से लेकर और समाप्त होती है मृत्यु तक, यानी उसके बीच के ड्यूरेशन को जो भी कुछ हमने सीखा है वो सब कुछ व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत आता है।
आगे यहाँ पे है, इस प्रकार व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, स्थान, शिक्षण विधियों या व्यक्ति विशेष में किसी से बंधी हुई नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक और मुक्त प्रक्रिया है। जैसे जो आपने संकुचित अर्थ देखा था ना, उसमें कुछ निश्चित समय होते थे, पाठ्यक्रम निश्चित होता था, स्थान निश्चित होता था, शिक्षण विधियाँ कुछ निश्चित होती थी, व्यक्ति विशेष जो है निश्चित होता था, मतलब कि बच्चे होंगे, अध्यापक होगा, टाइमिंग होगी क्लास की, पाठ्यक्रम होगा, सब कुछ निश्चित था आपके संकुचित अर्थ में। लेकिन अगर हम व्यापक अर्थ की बात करें तो शिक्षा के लिए किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, वह किसी भी तरीके से बंधा हुआ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, यह एक व्यापक होता है और मुक्त प्रक्रिया होता है। मतलब इस पर किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे आप अगर अपनी लाइफ में कुछ सीख रहे हैं तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब आपका जो मन कर रहा है आप चीज़ें सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखना चाह रहे हैं तो नई नई चीज़ें आप सीख पा रहे हैं, तो एक मुक्त प्रक्रिया है शिक्षा। अच्छा, व्यापक शिक्षा में संकुचित शिक्षा भी सम्मिलित होती है। अब जैसे व्यापक शिक्षा, जैसे वही बात हो गई कि एक घड़ा है, इसमें एक छोटा घड़ा, तो ये जो है वो आपका संकुचित अर्थ में शिक्षा है और ये व्यापक अर्थ में शिक्षा है, ठीक है। तो संकुचित अर्थ में जो शिक्षा है वो व्यापक जो शिक्षा है उसी के अंतर्गत ही तो आ जाएगी, यानी शिक्षा के व्यापक अर्थ में ही आपका जो संकुचित अर्थ है वो सम्मिलित होता है, शामिल होता है कि विद्यालय में जो शिक्षा हम ग्रहण करेंगे वो भी शिक्षा के अंतर्गत आता है, और अपनी पूरी लाइफ में विद्यालय के अलावा विद्यालय के साथ मिल के जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य होता है। लास्ट में है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में संसार का हर व्यक्ति शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी, यानी अगर आप देखें तो आप किसी को सिखा भी पाते हैं और आप किसी से सीख भी रहे हैं। तो व्यापक अर्थ में अगर हम शिक्षा को समझेंगे तो संसार में जो भी व्यक्ति है वो शिक्षक का भी रोल अदा करता है और शिक्षार्थी का भी रोल अदा करता है। तो ये था हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो यहाँ तक भी आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का देख लेते हैं। तो एक हमारा लास्ट टॉपिक बचा है शिक्षा की प्राचीन व नवीन अवधारणा। शिक्षा की प्राचीन व नवीन अवधारणा में हम यहाँ पे इसके स्वरूप को देखेंगे, फिर प्राचीन दृष्टिकोण में वो स्वरूप कैसा था और नवीन दृष्टिकोण में वो स्वरूप कैसा हो गया, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ के पर्सपेक्टिव में देखें तो प्राचीन समय में जो अर्थ था शिक्षा का वो था मोक्ष की प्राप्ति और ज्ञानार्जन, ठीक है, यानी ज्ञान का अर्जन करना और मोक्ष की प्राप्ति करना ही हमारा शिक्षा का मेन अर्थ था, मुख्य अर्थ था। लेकिन अगर हम नवीन दृष्टिकोण में समझें तो शिक्षा का अर्थ क्या हो गया, सर्वांगीण विकास, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही हमारा शिक्षा का मेन उद्देश्य है। ये हमारी नवीन अवधारणा है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे है उद्देश्य। तो प्राचीन समय में जो उद्देश्य था शिक्षा का वो था ज्ञान अर्जन करना, यानी ज्ञानार्जन, और दूसरा यहाँ पे नवीन जो हो गया कि व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास, व्यवसायिक कुशलता, सामाजिक कुशलता, यानी बच्चे का जो है व्यक्ति का जो है बहुमुखी विकास हो, यानी वो हर एक फील्ड में आगे बढ़े और व्यवसायिक कुशलता आए, मतलब जीविकोपार्जन कर पाए वो अपनी लाइफ में जाके, और सामाजिक कुशलता मतलब समाज में रहने योग्य हो जाए, सामाजिक चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, सामाजिक जो भी चीज़ें हैं वो उसके अंदर डेवलप हो पाए। तो ये हमारी जो है नवीन दृष्टिकोण से हमारा ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे हमारा पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो प्राचीन दृष्टिकोण में जो पाठ्यक्रम था वो आध्यात्मिक था, ठीक है, जो गुरुकुल वगैरह थे तो कैसे थे, आध्यात्मिक वगैरह थे। लेकिन अगर हम नवीन दृष्टिकोण की बात करें तो आज का पाठ्यक्रम कैसा है, वो बाल केंद्रित है और क्रिया प्रधान है। बाल केंद्रित का मतलब कि बच्चों के इर्द गिर्द ही हमारा जो पाठ्यक्रम है वो घूमता है। मतलब इसका क्या हो जाएगा, सरल भाषा में समझे कि जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है कि बच्चे उस पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ पाएँ और उसके अनुरूप जो है वो विकास कर पाएँ। और क्रिया प्रधान का मतलब कि बच्चों को खुद करके सीखने का मौका देना। तो ये हमारा हो गया नवीन दृष्टिकोण। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें शिक्षण पद्धति की, तो यहाँ पे प्राचीन दृष्टिकोण में मौखिक पद्धति और रटंत पद्धति का प्रयोग होता था, लेकिन नवीन दृष्टिकोण में खेल विधि, करके सीखना, योजना पद्धति, इन सारी चीज़ों का उपयोग जो है होता है। अगर हम अनुशासन की बात करें तो अनुशासन पहले अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो अनुशासन कैसा था, कठोर था और दमनात्मक था। लेकिन नवीन दृष्टिकोण में अगर हम समझें नवीन अवधारणा के अनुसार तो जो अनुशासन है वो कैसा हो गया, स्वानुशासन, यानी बच्चा, जैसे हम बच्चे को करके सीखने का मौका देते हैं तो बच्चा खुद जब चीज़ें करके सीखता है तो वो स्वानुशासन की भावना भी अपने अंदर विकसित करता है, ताकि अनुशासन में रह के वो चीज़ें करता है तो उसमें उसे सफलता मिलती है। तो नवीन दृष्टिकोण से नवीन अवधारणा के अनुसार जो अनुशासन हो गया वो कैसा हो गया, स्वानुशासन।
छठा यहाँ पे है परीक्षा। तो प्राचीन समय में परीक्षा क्या होता था, मौखिक परीक्षा होता था। लेकिन नवीन दृष्टिकोण में अगर हम समझें तो परीक्षा कैसी हो गई, वस्तुनिष्ठ। आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह अब ज़्यादातर होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ हो गई। सातवां यहाँ पे है शिक्षा के केंद्र। तो प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र कैसा था, औपचारिक था। लेकिन नवीन समय में देखें तो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक का मतलब स्कूली शिक्षा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। औपचारिक मतलब किसी विद्यालय में रह के जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो आपकी जो है प्राचीन औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो जो शिक्षा का केंद्र था, जैसे गुरुकुल बच्चे जाते थे, तो गुरुकुल क्या था, एक विद्यालय था। तो इसीलिए जो प्राचीन समय में जो शिक्षा का केंद्र था वो कैसा था, औपचारिक था। लेकिन नवीन समय में देखें तो औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से, निरौपचारिक तरीके से भी जो है बच्चा जो है वो सीखता है, शिक्षा ग्रहण करता है। तो शिक्षा का केंद्र औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों होगा नवीन अवधारणा के अनुसार। बात करते हैं आठवां हमारा शिक्षक। तो प्राचीन समय में जो शिक्षक थे, शिक्षक की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित जो है शिक्षा होती थी। लेकिन नवीन समय में शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में जो है कार्य करता है। बच्चे को अध्यापक जो है वो गाइड करता है, हमेशा उसे अच्छे कार्य करने के लिए एक प्रदर्शक का काम करता है। तो पथ प्रदर्शक के रूप में जो है शिक्षक कार्य करता है। नवा यहाँ पे है शिक्षार्थी। तो प्राचीन समय में जो शिक्षार्थी थे वो निष्क्रिय रूप से उनकी भागीदारी होती थी। मतलब वो केवल अध्यापक जो कह रहा है, जो बता रहा है उसको सुनते थे, रटते थे। लेकिन अगर हम नवीन अवधारणा की बात करें तो सक्रिय रूप से जो है जो शिक्षार्थी है उसकी जो भागीदारी है वो कैसे हो गई, सक्रिय रूप से भागीदारी हो गई। क्योंकि बच्चा इसमें जो है करके सीखता है, खेल विधि के द्वारा सीखता है। तो सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द ही हो रही हैं सारी चीज़ें। तो इसकी जो भागीदारी हो गई वो कैसे हो गई, सक्रिय भागीदारी हो गई। तो ये हमारा आज का क्लास था, क्लास 1। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।